हेलो डियर व्यूअर्स। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होगा। मतलब जो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को ऑब्जर्व हो रहा है उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक, ताकि वो क्या हो, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज हमको मिले, उसका ऑब्जर्वेशन जो है अच्छे से हम कर सके, मतलब अच्छे से हमको ऑब्जर्व हो, तथा क्या हो, कंट्रास्ट हो, गुड कंट्रास्ट हो, ताकि देखने में क्या हो, हमें आसानी हो। ठीक, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न हम अपने स्क्रीन पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए लिखा है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। देखिए इसमें लिखा हुआ है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न के क्या क्या कंडीशन होता है। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है द कंडीशन दैट आर टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व अ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न मे बी सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कंडीशन। ठीक, मतलब हमको इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए कैसा हो, जो क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब डार्क और ब्राइट फ्रिंज क्या हो, अलग अलग हो, ऐसा ना हो ओवरलैप कर रहे हो, और क्या हो, वेल डिफाइन हो। उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तीन कंडीशन यूज करेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, तीन कंडीशन फुलफिल कराएंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक, सेकेंड कंडीशन क्या है, आप सेकेंड कंडीशन देख रहे होंगे, जो सेकेंड कंडीशन लिखा है वो क्या है, कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेशन। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, सी नंबर, कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्ट। ठीक, ये तीन कंडीशन होंगे। तो देखिए जो सबसे पहला कंडीशन आपका है, जो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्रमागत लगातार डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलने चाहिए। मतलब जैसे एक ब्राइट मिला तो फिर एक डार्क मिलना चाहिए, फिर ब्राइट मिलना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, डार्क मिलना चाहिए। उसका मतलब यही है सस्टेन इंटरफेरेंस का मतलब क्या, अल्टरनेट हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पे मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है, कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो फ्रिंज मिल रहा हो ये हमको क्या हो, अच्छे से ऑब्जर्व हो। ये फ्रिंज जो मिल रहा है ये क्या हो, अच्छे से ऑब्जर्व हो, इसको अच्छे से देखा जा सके। ठीक, फिर थर्ड कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्ट, मतलब ये क्या हो, कंट्रास्ट हो, अच्छे से क्या हो, विजिबल हो, ताकि पता चले कौन सा डार्क है और कौन सा ब्राइट फ्रिंज है। ओके, तो इन सब कंडीशन के लिए क्या होंगे, कुछ क्राइटेरिया होंगी जिनको आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला कंडीशन जो ए पॉइंट हम नोट किए हुए हैं, ये क्या है, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक, मतलब अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, तो जो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग नोट किए हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी कोहेरेंट, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम मस्ट रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। ठीक, एक यहाँ नया वर्ड आया कोहेरेंट, इसको आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कैसे कोहेरेंट सोर्स बनाए जाएंगे और कैसा इसका इंटरफेरेंस में यूज होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में कोहेरेंस के बाद देख लेते हैं कि कोहेरेंसी मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए दो लाइट वेव ही आपकी चल रही है। ठीक, ये लाइट वेव हो गया, और एक क्या हो गया, दूसरा कोई मान लीजिए लाइट वेव आपका चल रहा है, ये एक दूसरा कोई लाइट वेव है। ठीक, ये देखिए ये वाला आपका लाइट वेव है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं इतने का फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इन दोनों में फेज डिफरेंस आ रहा है, तो ये फेज डिफरेंस ऐसा होना चाहिए कि वो टाइम टी के साथ, जो दोनों का प्रोपोगेशन टाइम है टी, उसके साथ क्या कांस्टेंट हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे फेज डिफरेंस कुछ ऐसा है और आगे चल के लगे कुछ फेज डिफरेंस ऐसा क्रिएट होने, आगे भी लगे 180 का फेज डिफरेंस करना है, अभी 90 का कर रही है, पता चला आगे लगे 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट करने। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर
50 का फेज डिफरेंस है तो 50 का मेंटेन रहना चाहिए, 60 डिग्री का है 60 डिग्री, पाई रेडियन, मतलब जितने का फेज डिफरेंस है इनिशियली वो क्या होना चाहिए, टाइम के साथ मेंटेन रहना चाहिए। ठीक, तभी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ओके, अब जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन क्या है, द टू इंटरफेयरिंग सोर्स शुड इमिट लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ। जो आपका इंटरफेयरिंग सोर्स है, मतलब जिस सोर्स से क्या हो रही लाइट वेव निकल रही है, वो क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, या आप कह सकते हैं सेम वेवलेंथ का होना चाहिए। ठीक, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की रहेंगी तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको अच्छे से मिलेगा। अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ की नहीं रहेंगी तो इसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा मिलने लगेगा। जैसा कि साउंड के केस में आपको बीट मिलता है तो वो वाला कंडीशन प्रोड्यूस होने लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए, जो सोर्स होना चाहिए वो लाइट इमिट करना चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी का या सेम वेवलेंथ का। ठीक, ये कैसे बनाया जाएगा, कोहेरेंट सोर्स कैसे जनरेट किया जाएगा, इसको आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वो फ्रेजनल बाइप्रिज्म वाले टॉपिक में और लाइट्स मिरर वाले टॉपिक में। इन सब टॉपिकों में हम लोग देखा जाएगा। ठीक, और इंटर में आप लोग इसको देखे होंगे कि जो YDHC एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हम क्या करते थे, कोहेरेंट सोर्स जनरेट करते थे, एक सोर्स रखते थे और फिर उसके आगे दो स्लिट लगा के यहाँ सोर्स रखते थे। एक सोर्स से क्या करते थे, दो सोर्स S1 S2 जनरेट करते थे, जो क्या होते थे, आपस में कोहेरेंट होते थे। तो इस कंडीशन को क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो ये कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, जिसको आगे देखा जाएगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, if two sets of light are plane polarized then their plane of polarization must be same, that is parallel to each other। अगर टू सेट्स ऑफ लाइट, जैसे जो लाइट्स हैं S1 S2 हैं, ये जो आपकी S1 और S2 हैं, अगर ये क्या हो रहा है, प्लेन पोलराइज्ड हैं, तो इनके जो, जैसे ये लाइट सोर्स मान लीजिए है, ये हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। तो अगर किसी एक वाइब्रेशन को हम उठाएं यहाँ से, देखिए ये क्या है, एकदम इस लाइन के लॉन्ग है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जो बाकी लाइट सोर्स H2 भी है वो भी क्या होना चाहिए, कुछ इसी तरीके से होना चाहिए, दोनों सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होनी चाहिए। इसको भी हम लोग थर्ड चैप्टर पोलराइजेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए जो बी पॉइंट है, कंडीशंस फॉर ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें जो कंडीशन होगा, जो फोर्थ नंबर है, वो क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्स शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल एज। ठीक, तो आप लोग देखे होंगे कि जो बीटा होता है वो क्या होता है, लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको इंटरम पढ़ चुके, आगे भी हम लोग इसको देखेंगे। ये D क्या होता है, सोर्स से स्क्रीन की दूरी होती है, और स्मॉल d क्या होती है, दोनों सोर्सों के बीच की दूरी होती है। ठीक, तो ये स्मॉल d अगर क्या होगा, आपका स्मॉल होगा तो बीटा क्या होगा, लार्ज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिंज को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। अगर ये D लार्ज हो जाए तो बीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा और वो ओवरलैप करने लगेंगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, बहुत कम होने लगेगा। तो इस वजह से क्या होगा, उसको आप सेपरेट करके देख नहीं पाएंगे। ठीक, तो इस वजह से ये D क्या होना चाहिए, काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। ठीक, और जो दूसरा पॉइंट है कि द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्स शुड बी क्वाइट लार्ज। मतलब अभी जो हम लोग लिखे थे बीटा इक्वल टू लेमडा D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, तो ये D क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी, सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी। ठीक, तो ये बीटा को लार्ज होने के लिए ये D क्या होना चाहिए, आपको लार्ज रखना पड़ेगा।
ठीक, अगर इस डी को स्मॉल रखेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो बीटा का वैल्यू है ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जिससे हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए बीटा का वैल्यू लार्ज रखना पड़ेगा। अब जो थर्ड कंडीशन हम लोग का है, कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्ट। ठीक, ताकि जो फ्रिंज बने वो क्या हो, काफ़ी कंट्रास्ट हो, जिसको अच्छे से देखा जा सके। तो उसके लिए क्या शर्त होना चाहिए, जो 6 नंबर पॉइंट है, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंटरफेयरिंग सोर्स शुड बी इक्वल आर एटलीस्ट वेरी नियरली इक्वल। ठीक, इस उसको देखिए, अगर मान लीजिए ये वेव है आपका, पहला वेव है कुछ इस तरीके से, और जो दूसरा वेव ले रहे हैं मान लीजिए इस तरीके से हम ले रहे हैं। ठीक, तो अगर इनका एम्पलीट्यूड इक्वल है तो जब ये ओवरलैप करेंगी, जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इनका कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कुछ पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आपको एक अच्छा डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। लेकिन अगर यही एम्पलीट्यूड आपस में इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, इनका इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो नहीं मिलेगा। जो डार्कनेस के लिए कंडीशन होना चाहिए वो कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, फिर आपका जनरल इल्यूमिनेशन वाला क्या होगा, आपका केस हो जाएगा, जैसे ऑर्डिनरी लाइट वाला होता। तो इस वजह से इनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, या नियरली इक्वल टू ईच अदर होना चाहिए। ओके, अब फिर द टू कोहेरेंट सोर्स मस्ट बी नैरो। अब जो आपका ये कोहेरेंट सोर्स है जो हम यूज करेंगे इंटरफेरेंस के लिए, वो भी क्या होना चाहिए, काफ़ी नैरो होना चाहिए। अगर नैरो नहीं होगा तो क्या होगा, आपको वहाँ पे जनरल इल्यूमिनेशन का क्या होगा, केस मिलेगा। ठीक, क्योंकि अगर ब्रॉड सोर्स यूज करेंगे तो जो ब्रॉड सोर्स होता है वो नंबर ऑफ नैरो सोर्स, नंबर ऑफ फाइनाइट सोर्सेस को मिला के बनता है। का मतलब काफ़ी ज़्यादा, उसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्रॉड सोर्स में होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे, नैरो सोर्स एक तरीके से होंगे। ठीक, और फाइन सोर्सेस होंगे, नैरो नैरो सोर्स होंगे, और हर एक सोर्स की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो उससे क्या होगा, वो आपस में क्या करेंगे, हर एक सोर्स से बनने वाले, जो ये मान लीजिए ब्रॉड सोर्स है, ये कई सारे फाइन सोर्स को कंटेन करेगा। ठीक, तो हर एक सोर्स से क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, जो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और जनरल इल्यूमिनेशन मिलने लगेगा। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे नैरो सोर्स इंटरफेरेंस के हम लोग को यूज करना पड़ता है। ओके, अब देखिए जो लास्ट कंडीशन है, द टू सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जो सोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल कलर का लाइट देना चाहिए। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मिस कलर मतलब सिंगल कलर का लाइट प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं यूज करेंगे तो फिर हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर वाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, कई सारे लाइट को कंटेन करके बना होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब सब लाइट आपस में क्या होंगी, सेपरेट होंगी, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो सेंट्रल फ्रिंज होगा उस पर क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, वाइट लाइट मिलेगा, और फिर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलने लगेंगी। इस चीज़ को हम लोग फ्रेजनल बाइप्रिज्म में देखेंगे। ठीक, तो इस वजह से आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करना पड़ता है।
ओके। एक कंडीशन आप और भी इसमें देख सकते हैं कि जो कोहेरेंस लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो कोहेरेंस लेंथ होना चाहिए वो पाथ डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। ठीक, इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब कोहेरेंस के बारे में और कोहेरेंस लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे, इस वाले पॉइंट को।